आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगती है। मतलब जरा सोचिए, मुंबई की एक छोटी सी चौल से शुरू होकर भारत के सबसे बड़े वित्तीय साम्राज्य तक का सफर। ये सिर्फ एक कंपनी के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस विजन की कहानी है जिसने करोड़ों भारतीयों के अपने घर के सपने को सच कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस संस्था की जिसने आम इंसान के लिए घर खरीदना मुमकिन बनाया और फिर पूरे देश का बैंकिंग सिस्टम ही पलट कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान की सोच ने 145 बिलियन डॉलर का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। ओके, चलिए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12 करोड़। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आज की तारीख में एचडीएफसी के पास 12 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। मतलब इस स्केल को इमेजिन कीजिए आप। इसके साथ ही इस बैंक में करीब 17,73,000 कर्मचारी काम करते हैं और पूरे देश में इनकी 9,100 से ज्यादा शाखाएं हैं। मार्केट कैप के हिसाब से ये आज भारत का सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये इतना विशालकाय साम्राज्य रातों रात तो नहीं बना होगा, राइट? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है साल 1911 में हसमुख भाई पारेख के जन्म के साथ। इनका बचपन मुंबई की एक छोटी सी चौल में बीता, जहां सुख सुविधाओं का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन उनके सपने वो बहुत बड़े थे। दिन में पढ़ाई करना और रात में पार्ट टाइम जॉब करना, इस तरह से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक का सफर तय किया। भारत लौटकर उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग की और फिर 1956 में आईसीआईसीआई ज्वाइन कर लिया। अपनी गजब की मेहनत के दम पर 1972 आते आते वो आईसीआईसीआई के चेयरमैन बन गए। अब इसी लंबे सफर के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने उनके दिमाग में एक बहुत ही क्रांतिकारी विजन का बीज बो दिया, और इसी विजन ने 1977 में एक ऐतिहासिक शुरुआत की नींव रखी। दरअसल हसमुख भाई ने एक बहुत ही बड़ा फर्क देखा था। उस दौर के भारत में ना एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए होम लोन लेना लगभग नामुमकिन था। बैंक सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया करते थे। अगर किसी आम आदमी को घर बनाना है तो उसे जिंदगी भर पाई जोड़नी पड़ती थी, और तब जाकर बुढ़ापे में शायद एक छोटा सा घर बन पाता था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में बिल्कुल अलग माहौल था। वहां लोग अपनी जवानी में ही लोन लेकर घर खरीद लेते थे और धीरे धीरे चुकाते रहते थे। हसमुख भाई को ये बात बहुत खटकती थी। उन्हें लगा कि भाई, अगर विदेशों में ये स्ट्रक्चर्ड होम लोन वाला सिस्टम इतने अच्छे से चल सकता है तो भारत में क्यों नहीं? हमारे आम भारतीय को ये सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप जब हसमुख भाई अपना ये एकदम नया और क्रांतिकारी आइडिया लेकर उस वक्त के वित्त सचिव डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास पहुंचे, तो उन्हें सरकार की तरफ से भारी संशय का सामना करना पड़ा। सरकार को लिटरली इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर बहुत ज्यादा शक था। उनका मानना था कि ये कॉन्सेप्ट भारत के लिए एकदम नया है। लेकिन हसमुख भाई वो पीछे हटने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। अपने रिटायरमेंट के ठीक 1 साल बाद अपने पक्के इरादे के दम पर उन्होंने 1977 में भारत की बिजनेस कम्युनिटी को साथ लिया और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी लिमिटेड की स्थापना कर दी। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ आम भारतीयों को घर खरीदने के लिए लोन देना था। क्या गजब का विजन था। सेक्शन 1, लोन की मानसिकता बदलना, दीपक पारेख का विजन। अब देखिए, कंपनी तो बन गई, लेकिन इसे आगे ले जाने के लिए एक दमदार लीडर की जरूरत थी, और ये जिम्मेदारी उठाई हसमुख भाई के भतीजे दीपक पारेख ने। दीपक उस समय चेस मैनहट्टन बैंक में एक बहुत ही शानदार जॉब कर रहे थे, लेकिन अपने चाचा के विजन पर उन्हें इतना भरोसा था कि उन्होंने वो सेफ नौकरी छोड़ दी। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई फाइनेंस की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक बाधा थी। उस दौर के भारत में लोन या कर्ज लेने को एक बहुत बड़ा बोझ, बल्कि शर्म की बात माना जाता था। लोग कर्जदार होने के नाम से ही डरते थे, और तो और आम जनता को वित्तीय संस्थाओं पर कोई खास भरोसा भी नहीं था। उन्हें लगता था कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां तो बस अमीरों के लिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर लोगों का ये इतना गहरा माइंडसेट बदला कैसे जाए। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। दीपक पारेख ने इस सांस्कृतिक चुनौती से निपटने के लिए एक ब्रिलियंट 3 चरणीय रणनीति बनाई। पहला स्टेप, उन्होंने फ्लेक्सिबल ईएमआई सिस्टम पेश किया, जिससे लोग अपनी मासिक आय के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते थे। दूसरा, अगर किसी वजह से आपकी आय कम हो जाती है तो रीपेमेंट में भी लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। और तीसरा, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, लोन चुकाने की अवधि को 15 से 20 साल तक लंबा रखा गया, ताकि हर महीने की किश्त का बोझ बिल्कुल भी महसूस ना हो। इस रणनीति ने जादू सा काम किया।
लोगों को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई कि भाई जितना पैसा हम हर महीने किराए में दे रहे हैं उतने में ही तो हम ईएमआई देकर अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। सेक्शन 2 संकट से बना अवसर, और यहीं से होता है एचडीएफसी बैंक का जन्म। तो 80 और 90 के दशक की शुरुआत तक आते आते एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर बन चुका था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1990 और गल्फ वॉर, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें अचानक से आसमान छूने लगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरने लगा और इस आर्थिक संकट को संभालने के लिए आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी। अब इसका सीधा असर पड़ा एचडीएफसी पर, क्योंकि अब उन्हें दूसरों से फंड्स उठाना बहुत महंगा पड़ने लगा था और उनका प्रॉफिट मार्जिन खतरे में आ गया। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। 1991 में भारत में एलपीजी सुधार लागू हुए, जिसके तहत सरकार ने निजी कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देना शुरू कर दिया। दीपक पारेख के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर एचडीएफसी अपना खुद का बैंक बना ले तो उन्हें महंगे कर्ज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो सीधे आम लोगों से डिपॉजिट ले सकेंगे और उसी पैसे से सस्ते ब्याज पर होम लोन दे पाएंगे। यानी उनका विजन सिर्फ हाउसिंग तक सीमित नहीं रहा, वो एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार करना चाहते थे। लेकिन सच कहूं तो ये सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था। जब दीपक पारेख ने एचडीएफसी बोर्ड के सामने एक बैंक शुरू करने का प्रस्ताव रखा तो बोर्ड ने उन्हें सीधा सीधा मना कर दिया। उनका तर्क था कि हम सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस में हैं और बैंकिंग एकदम अलग और जोखिम भरी दुनिया है। लेकिन दीपक पारेख भी अपनी बात पर अड़े थे। वो जानते थे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद बोर्ड आखिरकार मान तो गया, लेकिन उन्होंने 2 बहुत ही सख्त शर्तें रख दी। पहली शर्त ये कि ये नया बैंक पूरी तरह से एक नई लीडरशिप के अंडर चलेगा, और दूसरी ये कि दीपक पारेख इस बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। सेक्शन 3 दिग्गजों से मुकाबला, आदित्य पुरी की एंट्री। अब इस नए रिस्की और एकदम इंडिपेंडेंट बैंक को चलाने के लिए दीपक पारेख को एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो बैंकिंग को भी गहराई से समझे और भारतीय बाजार की नब्ज भी जानता हो। और तब उनकी नजर पड़ी आदित्य पुरी पर। आदित्य पुरी उस समय सिटी बैंक मलेशिया के सीईओ थे। जरा सोचिए, इतनी सेफ और शानदार नौकरी छोड़कर भारत में एक बिल्कुल अनिश्चित वेंचर के लिए वापस आना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन 1994 में आदित्य पुरी ने ये रिस्क लिया और एचडीएफसी बैंक की कमान संभाली। अब मजेदार बात सुनिए। जब आदित्य पुरी और उनकी टीम, जिसमें मैरिल लिंच जैसे टॉप संस्थानों से आए प्रोफेशनल्स शामिल थे, पहली बार काम करने पहुंचे तो उन्हें कोई चमचमाती कॉर्पोरेट बिल्डिंग नहीं मिली। मुंबई के सैंडोज हाउस में उनका पहला ऑफिस लिटरली बहुत ही साधारण था। वहां टूटी फूटी कुर्सियां थीं, आधा अधूरा फर्नीचर था और जगह जगह लकड़ी के टेम्पररी पार्टीशन लगे हुए थे। ग्लास कैबिन में बैठने वाले इन वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स के लिए ये एकदम ग्राउंड जीरो वाली शुरुआत थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असल में उनकी लड़ाई थी किससे। उस समय ना इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर पूरी तरह से एसबीआई और पीएनबी जैसे सरकारी दिग्गजों का राज था। लोगों का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों पर था। कोई प्राइवेट बैंक में पैसा रखने का सोचता भी नहीं था। ऊपर से उस वक्त बैंकिंग का मतलब था बहुत धीमा काम और ढेर सारी कागजी कार्रवाई, और फोकस भी ज्यादातर अमीर उद्योगपतियों पर ही होता था। आदित्य पुरी और उनकी टीम ने सिस्टम की इसी कमी को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने कहा, हम बैंकिंग को आम इंसान के लिए इतना आसान, फास्ट और कस्टमर फ्रेंडली बना देंगे कि लोग खुद हमारे पास आएंगे। जीरो ट्रस्ट से शुरुआत करने के बावजूद उन्होंने अपनी इस अप्रोच से लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया, और उनकी ये फास्ट और सुलभ रणनीति एकदम सटीक बैठी। 1994 में लॉन्च होने के सिर्फ 2 साल बाद ही, यानी 1996 में, बैंक की बैलेंस शीट ने 10 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन वो सिर्फ ग्रोथ पर नहीं रुके, उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी सबसे पहले गले लगाया। सोचिए, जब स्मार्टफोन का दौर शुरू भी नहीं हुआ था, साल 2000 में एचडीएफसी बैंक ने एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने बेसिक बैंकिंग को सीधे लोगों की जेब में पहुंचा दिया, जिससे बैंक से जुड़ना पहले से कई ज्यादा सुविधाजनक हो गया। सेक्शन 4 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब एचडीएफसी अडिग खड़ा रहा। बैंक बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी 2008 में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की जड़ें हिला दी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अमेरिका में खराब होम लोन बांटे जाने की वजह से लेहमन ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े ग्लोबल दिग्गज ताश के पत्तों की तरह ढह गए।
भारत भी इससे बच नहीं पाया। हमारा सेंसेक्स एक ही साल में 50% तक गिर गया। कंपनियों के पास कैश खत्म होने लगा और सारे बैंकों पर भारी दबाव आ गया। लेकिन इस पूरे आर्थिक बवंडर के बीच भी HDFC एक चट्टान की तरह डटा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बहुत ही सख्त और सुरक्षित बैंकिंग मॉडल को फॉलो किया था। उन्होंने हाई रिस्क लोन पर कभी दाव नहीं लगाया और ना ही ऐसे लोगों को कर्ज दिया जो उसे चुका नहीं सकते थे। इस वजह से उनका डिफ़ॉल्ट रेट हमेशा कम रहा। इसके अलावा विदेशी कर्ज पर भी उनकी निर्भरता ना के बराबर थी और इसी गजब के डिसिप्लिन की वजह से जब पूरी दुनिया क्राइसिस में डूब रही थी, HDFC ने आम जनता का भरोसा और भी मजबूती से जीत लिया। और उस मुश्किल वक्त में जीते गए भरोसे का नतीजा बाजार में बिल्कुल साफ दिखने लगा। 2013-14 आते आते HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक बन गया। अक्टूबर 2014 तक उनके पास 5.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे, जो 2016 तक बढ़कर 7.28 मिलियन हो गए। ये नंबर इतना विशाल था कि अगर आप उस समय के SBI और ICICI दोनों के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को मिला भी देते ना, तो भी HDFC बैंक उनसे कहीं आगे था। ये मार्केट में उनका एक तरह से एब्सोल्यूट डोमिनेंस था। सेक्शन 5 ऐतिहासिक HDFC मर्जर, एक शक्तिशाली विलय। चलिए अब मॉडर्न एरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यहाँ आकर एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। देखिए, HDFC लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस का लीडर था और उसे होम लोन बांटने के लिए लगातार सस्ते फंड्स की जरूरत होती थी। वहीं दूसरी तरफ HDFC बैंक रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में टॉप पर था और उसके पास ग्राहकों का अथाह कैश डिपॉजिट जमा हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंपनियां थी, HDFC लिमिटेड अपने ही ग्रुप के इस कैश का सीधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इस अड़चन को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक बेहद विजनरी और ऐतिहासिक कदम उठाया गया, द मेगा मर्जर। अप्रैल 2022 में अनाउंस हुआ कि भाई अब HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक एक हो जाएंगे और ढेरों रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद 1 जुलाई 2023 को ये ऐतिहासिक विलय पूरा हो गया। इस एक कदम ने भारत का सबसे शक्तिशाली वित्तीय पावर हाउस तैयार कर दिया, जहां कैश और फाइनेंस की डिमांड का एकदम परफेक्ट तालमेल बन गया। इस मर्जर के बाद जो बैलेंस शीट सामने आई ना, उसका स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 37 लाख करोड़ रुपए के पार। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस विलय ने HDFC बैंक को एसेट्स के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना दिया। और इतना ही नहीं, अप्रैल 2024 तक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $145 बिलियन तक पहुंच गई, जो इसे भारतीय शेयर बाजार की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाती है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक चौल से शुरू हुआ विजन आज दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक बन चुका है। तो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ाई करने और एक छोटी सी चौल से निकलकर $145 बिलियन का एम्पायर खड़ा करने तक का ये सफर सच में सिर्फ एक कॉर्पोरेट कामयाबी नहीं है। ये इंसान के जज्बे और एक बहुत बड़े विजन की जीती जागती मिसाल है। हसमुख भाई और दीपक पारेख की दूरदर्शिता ने भारत को सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों को सच करने वाली एक लाइफलाइन दी है। अब अंत में सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है कि इतनी विशाल सफलता और इस ऐतिहासिक मेगा मर्जर के बाद ये फाइनेंशियल पावर हाउस भविष्य में किस नए मोर्चे को फतह करने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे।